अब हम अपने मूल टॉपिक पे आएंगे। अब जानते हैं कि पूरे धरातल पर अर्थ सरफेस पे 1/3 लैंड है और 1/4 लैंड है और 3/4 वाटर बॉडीज है। और इसमें बड़े बड़े समुद्र महासागर सब आ जाता है। जल एक रिन्यूएबल या नवीकरणीय संसाधन है और ये एक साइकिल के थ्रू कहे रिसाइकिल होता रहता है, एक साइकिल में होता है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप केमिस्ट्री के टर्म में इसको पढ़े होंगे वाटर साइकिल के बारे में कि महासागरों या फिर ओशियन से वेपराइज होकर के ये ऊपर आता है, फिर ये कंडेंस होकर के क्लाउड बनता है, क्लाउड के बाद फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आता है और ये फिर से चल रहा होता प्रक्रिया है। इससे आप पढ़े होंगे ये एक नवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्स है। विश्व में जल का कुल आयतन का पूरे वर्ल्ड में जितना डेंसिटी है पूरे वॉल्यूम का 96.5% महासागरों में पाया जाता है। लगभग 57% मान लेते हैं, लगभग 57%। और इस 3% में जो बचा हुआ भाग है वो बाकी हिस्सों में है। और इसमें 96.5% जो महासागरों में है वो पीने योग्य पानी नहीं है, उसका इस्तेमाल हम अपने दैनिक यूज के लिए नहीं कर सकते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में काम होता है। बाकी 2.5% जो वाटर है वो मीठा जल है या कह लें कि साफ पानी है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूरे अलवणीय जल का जो मीठा पानी है, इस पूरे मीठा पानी का 70% जो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो पानी खारा या नमकीन नहीं है, उस पानी का 70% भाग जो है वो विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। वो कौन सा क्षेत्र है? वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में जो माउंटेन एरिया है वहां पे बर्फ के रूप में ढका हुआ है। इसमें पोलर रीजन भी आता है और ग्लेशियर के फॉर्म में वहां पे वो स्थित है। और लगभग जो 30% वाटर है स्वीट वाटर का या फिर जो मीठा पानी है, ये भौम जल या अंडरग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हम ही लोग नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। विश्व के कुल वर्षा का लगभग 4%, विश्व में जितना वर्षा होता है उसका 4% हिस्सा, 4% भाग ही भारत में बरसता है। पूरे वर्षा का सिर्फ 4% भाग ही भारत में बरसता है। और भारत में प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति को जो उपलब्ध जल है, पानी है, वो उसके रैंकिंग में भारत का 133वां स्थान है। मतलब हमारे पास अकुत संपदा है वाटर रिसोर्स में का, फिर भी हमारे पास डेंसिटी इतना ज्यादा है पॉपुलेशन का कि वो पानी वितरण करते हैं तो हमारा रैंक 133 आता है। ये स्थिति है। यहाँ हम कुछ टॉपिक से हट के बात करना चाहेंगे। हमारे देश में वाटर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। कहने का मतलब काफी असमानताएं दिखता है। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे काफी सूखा पड़ा है, कुछ ऐसे भी भाग हैं जहाँ पे अधिक मात्रा में पानी मिलता है। खास करके जितने भी शहरी क्षेत्र है उन शहरी क्षेत्रों में पानी की कीमत हमेशा ही होती ही है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम। लेकिन देश के कई हिस्से ऐसे भी है जहाँ पे गांव में भी पानी नहीं मिलता है। गांव की महिलाओं को काफी दूर चल के पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। खास करके राजस्थान वाले भाग में, यदि आप राजस्थान को जाएं तो वहां पे महिलाओं को काफी दूर जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर तक जाना पड़ता है और सिर पे वो बर्तन लेकर के चलते हैं। 2-3 बर्तन एक साथ वो रखते हैं और फिर चलते हैं। कई दफा वे लोग तालाब खोदते हैं, तालाब के नीचे कुआं खोद देते हैं
ये तालाब है और तालाब के नीचे कुआं खोद देते हैं। जब तालाब में पानी भरता है तो इस पानी का यूज वे करते हैं, और जब तालाब से पानी पूर्णतः खत्म हो जाता है तब कुआं काम आता है। प्रत्येक दिन यदि इस कुआं का पानी खाली भी हो जाए तो अगले दिन पानी इस कुएं में इतना तो आ जाता है कि 5 से 7 व्यक्ति इस कुएं के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें काफी लंबा गड्ढा खोदना पड़ता है और इसके लिए वे लोग ऊंट का सहारा लेते हैं। तो हमारे देश का जो पूर्वी हिस्सा है उस हिस्से में काफी अधिक मात्रा में जल संग्रह है, जल है, और वहां पानी का अभाव बहुत कम होता है। लेकिन अब वर्तमान में कई बदलावों के कारण कुछ खास क्षेत्रों में काफी किल्लत पानी का हो गया है, जैसे बेंगलुरु है। ये एक ऐसा शहर था जिसे झीलों या तालाबों का शहर कहा जाता था। हर एक क्षेत्र में, हर एक दिशा में तालाब खुदे हुए थे, झरने, ये झीलें खुदी हुई थी। लेकिन वर्तमान में इस शहर में पानी का काफी अभाव है। भारत का सबसे सूखाग्रस्त शहरों में इसकी गिनती होती है। और अब कावेरी नदी से इस पानी को कावेरी नदी से इस शहर को पानी भेजा जा रहा है एक टनल के द्वारा, एक पाइपलाइन के द्वारा। लेकिन इसका काफी दुष्परिणाम नदियों पे पड़ा है। कावेरी नदियां साल भर जो अपने पानी को सागर में गिराया करती थी वो अब नहीं है, वो आधे रास्ते में ही सूख जाती है, पूर्णतः वीरान सा हो गया है। तो काफी दुष्परिणाम पड़ा है और इस सब का निदान खोजना होगा। हम आगे पढ़ेंगे वाटर स्कार्सिटी और नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझने में भी नहीं हुआ होगा। एक बार आप नोट जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो किसी बात को लेकर के तो हमसे जरूर पूछें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।